नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 27 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मन की बात कार्यक्रम और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहां पर लिख दिया है, तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्रधानमंत्री ने कल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा। हमने कल की वीडियो में बताया था कि मोदी जी कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य करके प्रशंसनीय योगदान दिया है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जो थे वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से पर नियंत्रण पाने के लिए जिस प्रकार सफलता हासिल की है वो काफी अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन 4 बड़े देशों से करते हैं जिनकी जनसंख्या कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है। इन देशों में कोरोना से 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल 600 है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक इकाइयों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण वितरित किए गए हैं। लगभग 5,000 कलाकारों को राज्य की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से टूल किट भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से 96,000 अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 मरीज ठीक हुए और इसके साथ ही अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,85,636 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की जो दर है हमारे यहाँ वो 58.24% हो गई है और इस समय 1,89,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पिछले 24 घंटों में 11 नई लेबोरेटरीज को कोविड-19 की जांच की परमिशन दी है। देश में आज 1,016 ऐसी लेबोरेटरीज काम कर रही हैं जहां पर कोविड-19 की जांच की जाती है। इनमें से 737 जो लेबोरेटरीज हैं वो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं और 279 लेबोरेटरीज प्राइवेट लैब्स हैं। पिछले 24 घंटे में 2,15,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 77 लाख से अधिक सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने कल कोविड-19 की हालत का जायजा लेने के लिए गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शामिल हुए। नितिन पटेल जो है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय दल को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी। केंद्रीय दल सीएम डैशबोर्ड भी देखने के लिए गया और इस दौरान सीएम डैशबोर्ड के जरिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दल ने सिविल अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और डॉक्टरों से भी बात की। 2 सदस्यों का दल अहमदाबाद के कुछ कंटेनमेंट जोन में भी गया और यह दल नगर निगम के अधिकारियों के साथ इन्होंने कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों से को कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न मौद्रिक और नियामक उपायों के संबंध में अवगत कराया। आरबीआई गवर्नर ने यह बैठक जो थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि बैठक शुरू होने पर गवर्नर ने डिप्टी गवर्नर्स को बोर्ड को जो बोर्ड था उसको वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्रता की जानकारी दी। बोर्ड को वित्तीय क्षेत्र की स्थिति और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आरबीआई के मौद्रिक, नियामक और अन्य विभिन्न उपायों के बारे में अवगत कराया गया।
इस बयान में कहा गया कि बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसके अलावा बैठक के दौरान जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि में आरबीआई की गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बोर्ड ने अगले फाइनेंशियल ईयर जुलाई 2020 से मार्च 2021 के बजट और अन्य नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योगों को सहयोग देने के उपाय किए हैं और प्रमुख जो हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें भी कटौती की है। बैठक में डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और मिचेल देवव्रत तथा केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे एचआरडी मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात की गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि क्लास 10 के छात्र जो हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके पास परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एक ट्वीट करके मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10 के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी और इंटरनल असेसमेंट के बेस पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम को ही अंतिम परिणाम माना जाएगा। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने कल 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 को लॉन्च किया। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया ने इस योजना को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर लॉन्च किया। हमने कल के स्टेट की फैक्ट्स में इसको कवर किया था कि हमारे यहाँ पर 26 जो जून है उसको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। जागरूकता निर्माण कार्यक्रम चलाना, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा स्कूलों पर ध्यान केंद्रण, सामुदायिक पहुंच और निर्भर जनसंख्या की पहचान, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा तथा सेवा प्रदाता हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम इस एक्शन प्लान के मुख्य कंपोनेंट होंगे। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया। भारतीय नौसेना की जलपनडुब्बी प्रतिरोधक युद्ध क्षमता यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी जो है उसे कल और मजबूती मिल गई जब इसको इसमें शामिल किया गया। ये जो प्रणाली है ये अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है। तो वार वेसल जो होते हैं इससे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम मारीच है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट अपने आप में। इस प्रणाली का डिजाइन और विकास जो है वो स्वदेशी रूप से डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय जुड़ा एक और जो पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इस डेकोय सिस्टम का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मामूली से मध्यम स्तर की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उससे पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को यातायात से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ड्राइविंग लाइसेंस देने के उपाय करता रहा है। तो अब जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी कुछ कैटेगरी जो है उनको भी लाइसेंस मिल सकेगा। मंत्रालय को इस संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाता। तो अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लेने के लिए इस मामले को चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों के समक्ष रखा गया था और उनकी सलाह मांगी गई थी। इन संस्थानों में मामूली से मध्यम स्तर की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उससे पीड़ित व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई और केवल गंभीर रूप से ही पीड़ित व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 15th जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, उसने अपनी एडवाइजरी काउंसिल के साथ कल एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया और अब आयोग के सामने आ रही विभिन्न दिक्कतों और मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की जो अध्यक्षता थी वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह द्वारा की गई, जिसमें आयोग के सभी सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने अनुभव किया कि अप्रैल में आयोग की पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद से लॉकडाउन को आगे मई महीने तक बढ़ा दिया गया था और अब आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को फेज्ड मैनर में हटाया जा रहा है। हालांकि इस महामारी का अर्थव्यवस्था और केंद्र तथा राज्यों की वित्तीय हालातों पर प्रभाव क्या होगा ये अभी अनसर्टेन है। एडवाइजरी काउंसिल ने प्रतिबंधों में के केंद्र और राज्य सरकारों के कर राजस्व संग्रह पर पड़े विपरीत प्रभावों पर भी चर्चा की। अगली खबर की बात करते हैं। हमारी फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने सभी राज्यों और निवेशकों से देश में वर्तमान चुनौतियों को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए अवसरों में बदलने की अपील की है। श्रीमती बादल ने विशिष्ट निवेश मंच यानी कि एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की खाद्य प्रसंस्करण संबंधी दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कही। ये बैठक इन्वेस्ट इंडिया ने आयोजित की थी। बैठक में बिहार, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के वरिष्ठ नीति निर्माता उन्होंने भाग लिया। 19 देशों की 193 कंपनियां भी इस बैठक में शामिल हुई। श्री बादल ने बैठक में आयोजित सभी प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर बनने और वोकल फॉर लोकल बनने के प्रधानमंत्री के आग्रह पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक देशों की तुलना में नए देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं
उन्होंने निवेशकों को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी। अगली खबर की बात करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने और रोजगार सृजित करने का कार्यक्रम है। इस अभियान का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले शनिवार यानी कि 20 जून को बिहार के खगड़िया जिला है वहां के तेलिहार ग्राम पंचायत से किया था। हमने अपनी 20 जून और 19 जून वाली न्यूज में भी इसको कवर किया था। अभियान का उद्देश्य अगले 4 महीने तक प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना है। श्री तोमर ने पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके माध्यम से अभियान से संबंधित सभी जानकारियां जिलेवार जनता को मिल सकेंगी। इस पोर्टल के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन से होने वाले कार्यों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। लोकार्पण के से पहले चयनित 116 जिलों के केंद्रीय नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा भी शामिल थे। अगली खबर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमईज के श्रेणीकरण और पंजीकरण हेतु गाइडलाइंस के रूप में एक समेकित अधिसूचना लेकर आया है। इससे पूर्व मंत्रालय ने 1 जून को निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर एमएसएमईज की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज किया था और इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नई जो गाइडलाइंस है उनको जारी करते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमईज के श्रेणीकरण और इसके रजिस्ट्रेशन और सुविधा प्रदान करने की जो नई प्रणाली है वो काफी सरल है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक क्रांतिकारी कदम होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का यह जो फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है ये जिला और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में होगा। यह उन उद्यमियों की मदद करेगा जो किसी कारण से उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने में सक्षम नहीं है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स उनको उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसी प्रकार देश भर में मंत्रालय के चैंपियंस कंट्रोल रूम्स जो होंगी उनकी पहल को उद्यमियों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने हेतु कानूनन उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वो लोग जिनके पास वैलिड आधार नंबर नहीं है वे अपनी आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट अथवा पहचान, बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सिंगल विंडो सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 66th एडिशन होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट जो है हमारी www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप जो है उस पर भी उपलब्ध होगी। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग, उसने कल कहा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो पूरे देश में पहुंच गया है। देश भर में मानसून के आने की जो सामान्य तारीख है वो 8 जुलाई है। इस साल इससे 12 दिन पहले देश भर में मानसून की बरसात शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून तेजी से आगे बढ़ा है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो राजस्थान के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ा और पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में व्यापक रूप से बरसात हुई है। मानसून की जो दक्षिण और पूर्वी इससे भारत में सामान्य गति रही। नॉर्थ ईस्ट में ये एक सप्ताह देरी से पहुंचा, जबकि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में ये 7 से 12 दिन पहले आया है। विभाग ने कहा कि रविवार तक पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत में गरज के साथ बरसात जारी रहेगी। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और हमारे 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहां पर मध्यम स्तर की बारिश होगी। सिक्किम और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बरसात हो सकती है। तो ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज 27 जून है। 27 जून 1693 को महिलाओं के लिए सबसे पहली मैगजीन लेडीज मर्करी का लंदन से प्रकाशन हुआ। 27 जून 1923 को अमेरिका के कैप्टन लोवेल एच स्मिथ और लेफ्टिनेंट जॉन पी रिक्टर ने DH-48 बाईप्लेन में पहली बार एयर रिफ्यूलिंग को अंजाम दिया। तो ये एरियल रिफ्यूलिंग का मतलब कि हवा में ही ईंधन भरना एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, तो ये पहली बार 1923 में हुआ था। 27 जून 1954 को वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो था वो रूस के ओब्निस्क में चालू हुआ। ये जो प्लांट था लगभग 48 सालों तक एक्टिव रहा। 27 जून 1967 को वर्ल्ड का पहला ATM लंदन के एनफील्ड में लगाया गया। 27 जून 1977 को जिबूती एक कंट्री है उसको फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। 27 जून 1978 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा पहला डेडिकेटेड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट जिसका नाम था CSAT-1 उसे छोड़ा गया। 27 जून 1838 को हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं उनका जन्म पश्चिम बंगाल के नेहाटी में हुआ। 27 जून 1839 को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की डेथ लाहौर में हुई।
उसके अलावा 27 जून 2008 को 1971 का जो हमारा इंडो पाक युद्ध हुआ था, उसके नायक रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की डेथ हुई। इसके अलावा जो यूएन है वो 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे मनाता है। इसे 2017 से मनाया जा रहा है और इस साल इसकी थीम है कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टेट फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, share the video with all your friends and do not forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, बाय।